बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में हमारे पास एक और टॉपिक है जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वन थिंग इज टैक्सोन और दूसरा है नोमस। टैक्सोन का मतलब होता है ग्रुप, यानी कोई छोटा छोटा समूह या ग्रुप, और नोमस का मतलब होता है नामकरण या नोमेनक्लेचर, यानी यहाँ पर पूरे एनिमल किंगडम का या प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया जाता है। टैक्सोनॉमी वास्तव में एक प्रकार से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। हम क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी का अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी एक बहुत बड़ा एरिया है। चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, प्रत्येक जंतु या पादप को हम अलग अलग तरीके से याद नहीं रख सकते, इसलिए उनके कैरेक्टर्स के आधार पर हमको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उस ग्रुप्स के आधार पर ही हम उसको वर्गीकृत करते हैं। तो हमारे यहाँ टैक्सोनॉमी के अंदर इसकी आवश्यकता क्या है? टैक्सोनॉमी की आवश्यकता क्या है? नीड क्या है? क्यों वर्गीकृत करें? क्योंकि इतनी वास्ट बायोडाइवर्सिटी के हम प्रत्येक एक प्लांट्स या एनिमल्स के जनरल कैरेक्टर्स को याद नहीं रख सकते, इसलिए उसके ग्रुप को याद रखा जाता है और ग्रुप के कैरेक्टर्स याद रखने के साथ ही धीरे धीरे उन प्लांट्स के सारे कैरेक्टर्स आसानी से याद हो जाते हैं। अब आवश्यकता इसलिए कि इतनी वास्ट कैरेक्टर्स याद नहीं रख सकते, इसलिए धीरे धीरे एक ग्रुप में बना दिया। आवश्यकता और उसके अंदर सिस्टम क्या है? उसके अंदर हमारे पास में एक तो है क्लासिफिकेशन, यानी प्लांट्स या एनिमल्स को क्लासिफाइड करना या उनको वर्गीकृत करना। दूसरा हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है नोमेनक्लेचर, या उनका नामकरण करना। क्लासिफिकेशन यानी उनको छोटे छोटे ग्रुप में विभाजित करना, और नोमेनक्लेचर यानी नामकरण करके उनको एक विशिष्ट नाम देना जिससे कि उसकी एक पहचान बन जाए या उनकी एक आइडेंटिफिकेशन बन जाए। आइडेंटिफिकेशन या पहचान, यानी क्लासिफिकेशन में तीन चीज़ें हमारे पास में बहुत महत्वपूर्ण है। वन थिंग इज क्लासिफिकेशंस, नोमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशंस। अब हम एक सिंपल क्लासिफिकेशन करते हैं एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन से पहले, जिससे कि हमको ये समझ में आ जाए कि आखिरकार क्लासिफिकेशन है क्या। हम एक सिंपल क्लासिफिकेशन करके देखते हैं, और हमेशा क्लासिफिकेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, दैट इज़ द बेस या आधार। यानी क्लासिफिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बेस या आधार क्या है। हम एक सिंपल क्लासिफिकेशन करते हैं। घर के अंदर हमारे पास में किचन है, किचन में महिलाएं काम करती है। अब यहाँ यूटिलिटी के आधार पर या किचन के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट किस प्रकार से काम आते हैं, उसके आधार पर हम एक सिंपल वर्गीकरण करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे किचन के अंदर 3 रो है, एक फर्स्ट रो है, एक सेकंड रो है और एक हमारे पास में थर्ड रो है। महिलाएं उस फर्स्ट किचन के अंदर जहाँ कहीं हाथ आसानी से जाता हो, वहाँ पर उन वस्तुओं को रखेगी जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होती हो, उनकी यूटिलिटी सबसे ज़्यादा हो। यानी यहाँ पर कोई प्रोडक्ट पड़ा है, मान लीजिए कि साल्ट है, दूसरा मान लीजिए कि हमारे पास में मिर्ची रखी हुई है, तीसरा प्रोडक्ट है डिब्बा हमारे पास में धनिया रखा हुआ है, या हमारे पास में मान लीजिए कोई स्पाइस से मसाले रखे हुए हैं। तो यहाँ फर्स्ट रो के अंदर उन्होंने उन आइटम्स को रखा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हो, सेकंड रो के अंदर जो कम यूज होते हो, और थर्ड रो के अंदर वो सब प्रोडक्ट रखे जाएंगे जो कि स्टोर्ड हो या कम आता हो।
या मान लीजिए हमने तेल का पीपा रख दिया, तेल का डिब्बा, तेल का डिब्बा है या गेहूँ रखे हुए हैं जो कि इनकी आवश्यकता कम पड़ती है। यानी मेरा कहने का मतलब, समझाने का मतलब ये है कि हमने यूटिलिटी के आधार पर, इम्पोर्टेंट थिंग इज़ यूटिलिटी, हमारा बेस क्या है वर्गीकरण का, यूटिलिटी। यूटिलिटी के आधार पर हमने किचन में इन वस्तुओं का वर्गीकरण कर दिया, दैट इज़ द सिंपल क्लासिफिकेशंस। यानी हमने किसी बेस के आधार पर अलग अलग चीज़ों को हमने क्लासिफाइड कर दिया। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिससे हमारी ये समझ में आ जाए कि आखिरकार क्लासिफिकेशन क्या है। मान लीजिए कि हमारे पास में 11th क्लास है, 11th क्लास के स्टूडेंट हैं। 11th क्लास के स्टूडेंट्स को यदि हमें ये कहा जाए कि आप इनको वर्गीकृत कीजिए या क्लासिफाइड कीजिए, तो मान लीजिए यदि मेरे को दिया है तो मेरे पास एक बेस बनाऊंगा, उस बेस के आधार पर मान लीजिए कि मैंने सब्जेक्ट एक बेस लिया, दैट इज़ द ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट के आधार पर मैंने 11th क्लास के ग्रुप को, अंडरस्टैंड, बेस है मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट, मेंबर्स है हमारे क्लास 11th के सदस्य हैं, उसको मैंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। हमारे पास में ग्रुप्स के मेंबर हो गए साइंस, दूसरे हमारे पास में हो गए कॉमर्स, और तीसरे हमारे पास में सदस्य हो गए आर्ट्स के। हमने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, साइंस जिनके साइंस ऑप्शनल है, कॉमर्स जिनके ऑप्शनल है, और आर्ट्स जिनके ऑप्शनल है, उनको 3 ग्रुप में। और हमारा बेस क्या है, बेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अब इसी ग्रुप के मेंबर्स 11th क्लास के सदस्य, वही सदस्य है सारे। मान लीजिए हमने 11th क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट हैं, इन 100 को हमने यहाँ डिवाइड कर दिया 3 ग्रुप्स के अंदर। मान लीजिए कि साइंस के अंदर 35 है, यहाँ पर मान लीजिए कि 30 है, और यहाँ पर हमारे पास में हो गए 35। फिर ध्यान दीजिए, हमारे वर्गीकरण का बेस था ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अब मैंने इसका दूसरा बेस यूज़ किया। मान लीजिए कि हमने परसेंटेज के आधार पर 12th में कितने परसेंटेज आए हैं उसके आधार पर मैं वर्गीकरण कर रहा हूँ, द मेंबर ऑफ द 11th क्लास। यानी परसेंटेज के आधार पर 12th में आए हुए प्रतिशत के आधार पर मैं इनको वर्गीकृत करूँ तो हमारे पास में 3 ग्रुप होगा, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, और दूसरे हमारे पास में थर्ड डिवीज़न। 11th क्लास के वही सदस्य है जिनको हमने सब्जेक्ट के आधार पर क्लासिफाइड किया था, तब इनके सब के ग्रुप अलग बने। इस बार हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, यानी प्रतिशत के आधार पर। तो कुछ बच्चे फर्स्ट डिवीज़न में जाएंगे, कुछ सेकंड डिवीज़न में जाएंगे, और कुछ थर्ड डिवीज़न में जाएंगे। यानी बेस ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज होते ही वह सदस्य अलग ग्रुप में आ गया। यानी मैं बार बार कह रहा हूं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारे पास में क्लासिफिकेशन में होता है, बेस क्या है या किस आधार पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। मान लीजिए इसी ग्रुप के सदस्यों को हम एक और एग्जांपल लेते। यहाँ के सदस्यों को हमने सेक्स के आधार पर क्लासिफिकेशन किया, तो यहाँ पर 2 ग्रुप बन गए हमारे पास में। एक हमारे पास में फीमेल हो गया और दूसरा हमारे पास में मेल ग्रुप हो गया। ये 11th क्लास के सदस्य अलग अलग ग्रुप के आधार पर क्लासिफिकेशन होने के बाद में अलग अलग ग्रुप्स के अंदर वर्गीकृत हो जाते हैं। इसी को देखते हुए हम एक एनिमल्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। चूंकि टैक्सोनॉमी में ज़्यादातर 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर मॉर्फोलॉजी या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को ज़्यादातर यूज किया जाता है टैक्सोनॉमी में। यानी बाहर से कैसे कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं उसके आधार पर हम उसको वर्गीकृत करते हैं। मान लीजिए कि मैंने एनिमल्स को, एक बेस है हमारा जिसका आधार है हैबिटेट। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा बेस या आधार, यानी किस आधार पर हम जंतुओं को या पादपों को वर्गीकृत करते हैं। अब मैं एनिमल्स को, एक बेस है हमारा जिसका नाम है हैबिटेट या आवास के आधार पर
जंतुओं का वर्गीकरण कर रहा हूँ। हमारा फर्स्ट ग्रुप है एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल्स या जलीय जंतु, यानी ऐसे जंतु जो कहाँ रहते हो, पानी में, उन सभी जंतुओं को हम क्या कहेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स। इन एक्वेटिक एनिमल्स को हम फिर फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास में है फ्रेश वाटर एनिमल, दूसरा हमारे पास में है मेराइन वाटर एनिमल, स्वच्छ जलीय, स्वच्छ जल में रहने वाले फ्रेश वाटर एनिमल्स, और मेराइन वाटर एनिमल्स या समुद्री जल में रहने वाले। यहाँ इनको वापस वर्गीकृत करने का आधार है सालिनिटी या लवणता के आधार पर एक्वेटिक ग्रुप को हमने फिर दो भागों में डिवाइड कर दिया है। जिसकी सालिनिटी ज़्यादा है वो मेराइन एनिमल्स है या मेराइन वाटर एनिमल्स है, और जिसकी सालिनिटी कम है वो हमारे पास में फ्रेश वाटर हो गए। फ्रेश वाटर ग्रुप्स को हम फिर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। बेस होगा हमारे पास में वाटर करंट, यानी जल में पाए जाने वाली जलीय धारा, वाटर करंट्स कितनी है उसके अंदर फ्रेश वाटर में, उसके आधार पर हम फ्रेश वाटर एनिमल्स को फिर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में लैंटिक एनिमल्स और दूसरे हमारे पास में होंगे लोटिक एनिमल्स। लैंटिक एनिमल्स का मतलब हो गया स्थिर या ऐसे जंतु जो फिक्स्ड फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हो, और दूसरा वो जो कि रनिंग वाटर होगा। यानी लैंटिक एनिमल वो एनिमल्स जो स्थिर स्वच्छ जलीय आवास में पाए जाते हैं, और लोटिक एनिमल्स वो एनिमल्स जो कि रनिंग वाटर्स के अंदर या उनके अंदर जल धारा पाई जाती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा रिवर, स्प्रिंग, झरने, इनके अंदर जो पाए जाने वाले एनिमल्स हैं वो लोटिक एनिमल्स हैं, यानी उनके अंदर जलधारा पाई जाती है, वाटर करंट्स पाई जाती है। लैंटिक एनिमल्स जो स्थिर है, जैसे कि हमारे पास में हो गया पॉन्ड है, तालाब है, लेक है, ये फ्रेश वाटर को हमने फिर दो भागों में डिवाइड कर दिया। मैराइन वाटर एनिमल्स, इनको भी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इनको फिर वर्गीकृत किया जा सकता है आगे की कैटेगरी में। जैसे मान लीजिए ऊपर जो रहने वाले हैं उनको हमने ग्रुप डिवाइड कर दिया पैलेजिक एनिमल। दूसरा हमारे पास में ग्रुप हो गया लिटोरल एनिमल, और नीचे की तरफ जो पाए जाते हैं उनको हमने कह दिया बेंथिक एनिमल। अब यहाँ पर हमारे पास में वर्गीकरण का बेस हो गया कि वो समुद्र में, समुद्र के किस लेवल पर पाए जा रहे हैं, ऊपर पाए जा रहे हैं या बीच के लेवल में पाए जा रहे हैं या सबसे नीचे के लेवल में पाए जा रहे हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि हमने जैसे जैसे बेस चेंज किया, बेस के आधार पर जंतुओं को हम अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। अब हमारे पास इसी के अंदर दूसरा ग्रुप हो गया एक्वेटिक एनिमल है, दूसरा हमारे पास में है टेरेस्ट्रियल एनिमल, यानी ऐसे जंतु जो लैंड पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? लैंड पे या स्थल पे पाए जाने वाले जंतु हैं। अब स्थल पे पाए जाने वाले जंतुओं को फिर कैटेगराइज किया जा सकता है कि हो सकता है कि वो फोसोरियल हो सकता है कि वो आर्बोरियल हो, या हो सकता है कि वो एरियल हो। फोसोरियल एनिमल्स जो कि बिल बनाते हैं या बिल के अंदर निवास करते हैं, जैसे चूहा है। आर्बोरियल एनिमल्स जो कि पेड़ों पे आसानी से चढ़ने वाले हैं, जैसे कि गिलहरी है। और एरियल एनिमल्स वो एनिमल्स है जो कि उड़ने वाले, फ्लाइंग एनिमल है, फ्लाइंग एनिमल्स। तीसरी हमारे पास में कैटेगरी हो जाएगी, एक हो गया हमारे पास में एक्वेटिक, एक हो गया हमारे पास में टेरेस्ट्रियल, एक हमारे पास में हो जाएगा एम्फीबियस एनिमल। ध्यान दीजिए, दो वर्ड है बहुत महत्वपूर्ण। एक हमारे पास में है एम्फीबियन और एक हमारे पास में शब्द है एम्फीबियस।
इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। एम्फीबियन का मतलब होगा केवल ओनली द मेंबर्स ऑफ एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया के सारे सदस्य एम्फीबियन कहलाएंगे। और एम्फीबियस एनिमल वो हैं जो कि लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। उन दोनों सदस्यों को हम एम्फीबियस कहते हैं। मेरा कहने का मतलब है एम्फीबियस एनिमल्स में एम्फीबिया के सदस्य भी आते हैं और प्लस रेप्टिलिया के सदस्य भी आते हैं। एम्फीबियन का मतलब ओनली द मेंबर्स ऑफ द क्लास एम्फीबिया, केवल क्लास एम्फीबिया के सदस्य एम्फीबियन कहलाएंगे। और एम्फीबियस का मतलब होगा ऐसे जंतु जो दोनों तरफ अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं, चाहे वो पानी हो या फिर दूसरा पार्ट हो, जैसे कि एम्फीबिया और रेप्टाइल्स। यानी एम्फीबियस एनिमल कैटेगरी हो गई जो कहाँ पर रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। इनके बीच में एक हमारे पास में एक और कैटेगरी बनती है जिसका नाम है एस्चुराइन। एस्चुराइन, एस्चुराइन एनिमल्स जहाँ पर कि फ्रेश वाटर प्लस मेराइन वाटर, जहाँ समुद्रीय जल और स्वच्छ जल दोनों मिलते हो, यानी नदी के मुहाने, उनके अंदर इन दोनों ही कैटेगरी के बीच की सैलिनिटी होती है। यानी यहाँ पर जो लवणता है या सैलिनिटी है, ये चार इन दोनों के बीच की पाई जाती है या मॉडरेट पाई जाती है। हमने एक एग्जांपल लेके देखा कि हमने एनिमल्स को हैबिटेट या आवास के आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। बेस क्या था हमारा? आवास। एक्वेटिक हो गए, टेरेस्ट्रियल हो गए, एम्फीबियस हो गए और हमारे पास में क्या हो गए? एस्चुराइन हो गए। इस प्रकार से हम अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग बेस के आधार पर, ये एक सिंपल क्लासिफिकेशन समझाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। हमारे पास में सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, एक और शब्द आता है सिस्टेमैटिक्स। टैक्सोनॉमी या सिस्टेमैटिक्स एक ही पार्ट है। टैक्सोनॉमी के अंदर हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी काम में ली जाती है, जबकि सिस्टेमैटिक्स एक प्रकार का साइनोनिम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। उसके अंदर हमारे पास में जेनेटिक्स भी यूज होती है, एनाटोमी भी यूज होती है, प्लस हमारे पास में इवोल्यूशन से हिस्ट्री भी देखी जाती है, यानी उसका फाइलोजेनी क्या है, जातिवर्तीय आधार क्या है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से आई है। इसके आधार पर हम सिस्टम देखें तो हमारे पास में तीन प्रकार के सिस्टम बन जाते हैं। वन थिंग इज कॉल्ड नेचुरल सिस्टम। क्लासिफिकेशन का पहला प्रकार है हमारे पास में नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इनिशियली या प्रारंभिक तौर पर जितने भी साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के आधार पर, ओनली दैट इज इम्पोर्टेंट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या टोपोलॉजी के आधार पर जंतुओं को या पादपों को वर्गीकृत किया। इस प्रकार का सिस्टम अधिकांशतः इनिशियली स्टेज पे या प्रारंभिक अवस्था में काम में लिया गया, और जो भी इनिशियली साइंटिस्ट थे उन सब ने ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही काम में लिया। जैसे एरिस्टोटल, अरस्तु ने, चूँकि हम जानते हैं कि अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी भी है, ये फादर ऑफ जूलॉजी भी जाने जाते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम। इस हिस्टोरिया एनिमेलियम में इन्होंने जंतुओं को एक बेस के आधार पर, यानी उनके अंदर पाई जाती है आरबीसी, या उन्होंने बेस बनाया ब्लड। फिर कह रहा हूँ कि इन्होंने जंतुओं को
ब्लड के आधार पर दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि यहाँ सब कुछ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में केवल टाइपोलॉजिकल्स स्टडी है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, इसके आधार पर इन्होंने दो ग्रुप बनाए अरस्तु ने। नंबर 1 इज एनेइमा और दूसरा हमारे पास में है इनेइमा। ए का मतलब हो गया एब्सेंट, और यह नेइमा वर्ड काम आ रहा है आरबीसी के लिए या ब्लड के लिए, यानी इनके अंदर किसी प्रकार का कोई ब्लड नहीं है। यानी ऐसे जंतुओं को यदि काटा जाए तो उनके अंदर से ब्लड या खून दिखाई नहीं देता। कहने का मतलब यहाँ पर रेड कलर दिखाई नहीं देता। उस ग्रुप के अंदर उन्होंने ग्रुप बना दिया एनीमा, और एनीमा के अंदर अधिकांश एग्जाम्पल आए इनवर्टिब्रेट या नॉन कॉर्डेट, जैसे कि प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, स्लेंटेटा के सदस्य को उन्होंने उसमें रखा। इनेइमा के अंदर आरबीसी पाई जाती है या ब्लड दिखाई देता है या कलर रेड होता है, इसलिए ये ग्रुप हो गया। इस इनेइमा ग्रुप को भी उन्होंने दो भागों में डिवाइड किया। एक ग्रुप बनाया उन्होंने ओवीपेरा और दूसरा उन्होंने बनाया वीवीपेरा। ओवीपेरा यानी वो जंतु जो कि अंडे देते हो, यानी एग लेइंग एनिमल्स है, और ये चूंकि ये बच्चों को या पूर्ण विकसित जंतुओं को जन्म देते हैं, इसलिए हमने इसको वीवीपेरा नाम दिया। ओवीपेरा के अंदर सभी अंडे देने वाले जंतु जैसे कि फिश है, फ्रॉग है, रेप्टाइल्स है और बर्ड्स, इन जंतुओं को इस ग्रुप के अंदर रखा। और यहाँ पर हमारे पास वीवीपेरा के अंदर सारे सदस्य जो थे वो मैमल्स थे। नेचुरल सिस्टम में एरिस्टोटल ने इस बेस के आधार पर जंतुओं को अलग अलग प्रकार से क्लासिफिकेट किया, और ये सब कुछ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल पार्ट था। दूसरा साइंटिस्ट है हमारे पास में जो कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं, वो हमारे पास में है प्लाइनी। इन्होंने जंतुओं को दो प्रकार के ग्रुप में डिवाइड किया, नॉन फ्लाइंग एनिमल और दूसरा हमारे पास में हो गया फ्लाइंग एनिमल, यानी उड़ने वाले जंतु और नहीं उड़ने वाले। इस नॉन फ्लाइंग एनिमल्स में और फ्लाइंग एनिमल्स में चूंकि बेस जो है इनका उड़ने का था, तो फ्लाइंग एनिमल्स के अंदर उन्होंने कैटेगरी कर दी बर्ड्स की और प्लस इंसेक्ट की, क्योंकि इंसेक्ट भी उड़ते हैं। प्लाइनी। तीसरा हमारे पास में थियोफ्रेस्टस, जानते हैं इन्हें फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाना जाता है, काफ़ी वर्क है इनका। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। थियोफ्रेस्टस ने भी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के आधार पर पादपों को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया। बेस जो था वो इनकी थी साइज, यानी साइज के आधार पर इन्होंने प्लांट्स को 3 कैटेगरी में बांटा। एक हमारे पास में है हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री, यानी साइज के आधार पर इन्होंने 3 ग्रुप बना दिए। एक हमारे पास में छोटे जिनका आकार बहुत छोटा हो और एनुअल हो या एनुअल से छोटे हो, सर्ब्स जो कि 1 वर्षीय या 2 वर्षीय हो, और बहुवर्षीय पादपों को उन्होंने ट्री के अंदर विभाजित कर दिया। तो एक हमारे पास में अरस्तु है, दूसरा हमारे पास में प्लाइनी है, तीसरा हमारे पास में थियोफ्रेस्टस है। इन्होंने इस प्रकार के नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस को फॉलो किया। ये हो गया हमारे पास में नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
दूसरी हमारे पास में कैटेगरी है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम का मतलब हम और अलग तरीके से जो टाइपोलॉजिकल नाम के और प्रकार से करते हैं। इस सिस्टम को क्लासिफिकेशन को देने वाले थे कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस को हम जानते हैं, ये फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के नाम से जाने जाते हैं। इनका टैक्सोनॉमी में बहुत काम है। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। कैरोलस लीनियस ने प्लांट्स में, कैरोलस लीनियस ने प्लांट्स में एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के आधार पर पादपों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया। एंड्रोशियम बोले तो स्टेमन, यानी पुंकेसर के आधार पर अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जैसे मोनोएंड्रिया, डाईएंड्रिया, ट्राईएंड्रिया एंड सो ऑन, जैसे कि पॉलीएंड्रिया। यानी कितने स्टेमन्स है, स्टेमन्स के कितने ग्रुप है, उसके आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया। ये इस प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारे पास में आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस या अप्राकृतिक प्रकार का वर्गीकरण। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। इम्पोर्टेंट बुक है जिसके अंदर इन्होंने वर्गीकरण का सारा सिस्टम दिया है। ये पुस्तक आई थी 758 में, 1758 में, और इनका एडिशन था 10th एडिशन में, जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स के रूप में इसका वर्गीकरण किया। इनकी एक और पुस्तक है स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम। ये भी इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। इन्होंने प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स को भी वर्गीकृत किया। इन्होंने एनिमल्स की 4 कैटेगरी बनाई, डिवाइड्स द एनिमल्स। इसके अंदर उन्होंने एक ग्रुप बनाया वर्मीज, पीसीज, एम्फीबिया, एवीज और क्वाड्रीपीडस। और एक ग्रुप था इनका इंसेक्टा। इन्होंने 6 ग्रुप बनाए, वर्मीज, इंसेक्टा, पीसीज, एम्फीबिया, एवीज और क्वाड्रीपीडस। एनिमल्स के 6 ग्रुप बनाए। इसमें अधिकांशतः सारे के सारे वर्मीज के अंदर इन्वर्टिब्रेट्स को रखा, इंसेक्टा ग्रुप के अंदर इंसेक्ट्स को रखा, और पीसीज के अंदर मछलियों को रखा, एम्फीबिया के अंदर एम्फीबियस को रखा, एवीज के अंदर बर्ड्स, और क्वाड्रीपीडस। क्वाड्री का मतलब होता है 4 और पीडस का मतलब होता है पाँव, यानी 4 पाद वाले जंतु। अधिकांश तो यहाँ पर उनके मेंबर्स का मतलब था कि इसके अंदर मैमल्स थे। तो इस प्रकार से आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस में लीनियस ने इस प्रकार से वर्गीकृत किया, कुछ प्लांट्स को और एनिमल्स को। ये प्रकार का सिस्टम जो कहलाएगा वो हमारे पास में है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। तीसरा सिस्टम हमारे पास में क्लासिफिकेशंस का आएगा, वो हमारे पास में फाइलोजेनेटिक सिस्टम।
फाइलोजेनी सिस्टम इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखी जाती है। यानी यहाँ फाइलोजेनी क्या है, यहाँ पर फाइलोजेनी क्या है, यानी उसकी उत्पत्ति कहाँ से आई है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंगलर प्रेंटल। एंगलर प्रेंटल ये इस सिस्टम को फॉलो करने वाले थे जिन्होंने, और इसके साथ में एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है हेकल। हेकल ने एक शब्द दिया था ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। व्यक्तिवर्त इतिहास फाइलोजेनी को रिपीट्स करता है, यानी कोई भी जंतु कहाँ से पैदा हुआ है या कहाँ से उसकी हिस्ट्री है वो उसको फॉलो करती है। मान लीजिए कि हमारे पास में कोई मैमल्स है, यदि हम इसका एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस देखें तो ये पता चलेगा कि एम्ब्रियो की स्टडी करने पर वो जब छोटा होता है तो पीसीज के बराबर उसकी आकार मिलती है, उसका शकल पीसीज से मिलती है, फिर धीरे धीरे एम्फीबिया से, फिर धीरे धीरे हमारे पास में रेप्टाइल से, और फिर हमारे पास में ये मैमल्स की तरफ आती है। यानी इसकी उत्पत्ति ये बताती है कि इसकी प्री हिस्ट्री क्या थी, यानी इसके पूर्वज कौन थे। यानी पूर्वज का जो सिस्टम है उसी को हम कहेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। धन्यवाद।